नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास का टॉप 20 MCQ। यह आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे CGGS का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही कथन बताइए। ठीक है, पहला कथन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया था। दूसरा कथन है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा नरेंद्र को पराजित किया था। तीसरा कथन है समुद्रगुप्त इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। तो जो पहला कथन बोला गया है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। उसको कौशल ही कहा गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का शासक था। दूसरा कथन दिया गया है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा नरेंद्र को पराजित किया था। तो ये कथन गलत है। उसने नरेंद्र को पराजित नहीं किया था, उसने महेंद्र को पराजित किया था, महेंद्र सेन को। किसको पराजित किया था? महेंद्र सेन को, ना कि नरेंद्र को। तो दूसरा कथन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तीसरा कथन दिया है समुद्रगुप्त ने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही है। उसने जीता तो जरूर था इस क्षेत्र को, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। क्यों? उनकी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के अनुसार वो जीत तो लेते थे इधर के साम्राज्य को, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे। तो कौन कौन सा सही हो गया? कथन 1 और 3। कथन 1 और 3 ऑप्शन सी में है, कथन 1 और 3। तो ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रसिद्ध चारण कवि दलपत राव किस रियासत के दरबारी कवि थे? अगर आपको ऑप्शन 4 नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। ऑप्शन 4 है नांदगांव रियासत। तो किसका नाम दिया है? चारण कवि दलपत राव, इसका नाम दिया है। तो ये किस रियासत के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है रायगढ़, खैरागढ़, शक्ति या फिर नांदगांव। तो ये खैरागढ़ रियासत के जो है वो कवि थे। ठीक है, वहां के राजा उस समय कौन थे खैरागढ़ रियासत के? तो उस समय राजा थे लक्ष्मी निधि राय। ठीक, उनके कवि कौन थे? दलपत राव। इन्होंने 1487 ईस्वी में एक रचना की थी, उसमें सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सीजी हिस्ट्री विस्तार से पढ़ना है तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ हमारा फुल सीजी व्यापम कोर्स लॉन्च है, उसके साथ ही महिला पर्यवेक्षक के भी कोर्स लॉन्च किए गए हैं। तो वहाँ आपको सभी विषयों के बारे में बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कैसे हम आसानी से याद रख सके। इसके साथ ही वहाँ टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप टेस्ट दे के अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। जोड़ी मिलान करना है। ये इधर आ गया है, यहाँ पस का था। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या किया था? इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने। और ये कौन से शासक थे? तो ये कलचुरी शासक थे। इधर दिया है जाजल्य देव प्रथम। तो जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया था? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। कौन सा शासक? छिंदक नागवंश। और छिंदक नागवंश कहाँ शासन करते थे? नीचे बस्तर संभाग की ओर। उन्होंने इनको पराजित करके बंदी बना लिया था, लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के कहने पर उनको रिहा भी कर दिया था। तीसरा है जाजल्य देव द्वितीय। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जय सिंह को पराजित किया था। और चौथा है पृथ्वीदेव द्वितीय। इनके जो सामंत थे
जगपाल देव इनके द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। कौन से मंदिर का? राजीव लोचन मंदिर। और राजीव लोचन मंदिर कहाँ स्थित है? अभी गरियाबंद जिले में। तो ये हो गया जोड़ी मिलान। ए का क्या होगा? 3, बी का होगा 2, सी का होगा 4 और डी का होगा 1। एक, 2, 4, 1 मतलब ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है रायपुर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी है दुर्ग कचहरी आगजनी, ऑप्शन सी है रायपुर डायनामाइट केस और ऑप्शन डी है छुई खदान किसान आंदोलन। तो नाम किसका है इसमें? ईश्वरी चरण शुक्ल का। तो ये जुड़े हुए थे रायपुर डायनामाइट केस से। रायपुर डायनामाइट केस ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे बिलख नारायण अग्रवाल जी और सहयोगी कौन थे? ईश्वरी चरण शुक्ल। इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट के सहारे रायपुर जेल की दीवार को ढाकर वहां के कैदियों को रिहा करने की कोशिश की थी उन्होंने। लेकिन अविनाश संग्राम नाम के मुखबिरी के कारण उनका एक प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। वो कैदियों को रिहा नहीं कर पाए थे। कौन? बिलख नारायण अग्रवाल, क्योंकि वो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिलख नारायण अग्रवाल। ये क्या थे? ये केवल सहयोगी थे। इसके साथ ही और सहयोगी कौन कौन थे? तो सुधीर मुखर्जी। कौन थे? सुधीर मुखर्जी। इसके साथ ही जयनारायण पांडे। ये क्या थे? इनके सहयोगी थे। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से प्राप्त शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं? ठीक है, शैल चित्र तो है लेकिन वो कौन सा वाला है? अंधेरे में चमकने वाला। ऑप्शन ए है कर्मागढ़, बी है खैरपुर, ऑप्शन सी है ओंगना और बसनाझर। तो इसका आंसर होगा खैरपुर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खैरपुर कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। कौन से जिले में है? रायगढ़ में। इसके साथ ही कर्मागढ़, ओंगना और जो बसनाझर है वो भी क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। वहां भी शैल चित्र पाए गए हैं और वो कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। रायगढ़ को क्या कहा जाता है? तो रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? रायगढ़ को। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि शैलाश्रयों का गढ़ किस जिले को कहा जाता है तो क्या लेंगे हम? रायगढ़, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं हमको अलग अलग स्थानों से। तो अंधेरे में चमकने वाले स्थान कौन सा है? खैरपुर। छठवां दिया है पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कचूरी शासक द्वारा किया गया? ऑप्शन है जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नदेव प्रथम। जीर्णोद्धार एक वर्ड आ रहा है। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? वो मंदिर पहले से बना बनाया रहता है लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है तो उसको रेनोवेट करके फिर से उसका नवीनीकरण किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जीर्णोद्धार। तो जो पाली का शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? तो उसका जीर्णोद्धार किया था जाजल्यदेव प्रथम ने। जो जाजल्यदेव प्रथम है वो कलचुरी वंश के सबसे सर्वशक्तिशाली शासक माने जाते हैं। कौन? जाजल्यदेव प्रथम। जब पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया तो बनाया किसने होगा? तो बनाया था उसको बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने। बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। और जीर्णोद्धार श्री जाजल्यदेव प्रथम द्वारा जब उन्होंने जीर्णोद्धार कराया तो उसके गेट पर एक वर्ड लिखवाया था, श्री मद जाजल्य देवस्य कृति। देवस्य कीर्ति है। ये किसने लिखवाया? तो ये जाजल्यदेव प्रथम ने लिखाया। कहाँ पास? पाली के शिव मंदिर के द्वार पर जब उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था तब। श्रीमद जाजल्य देवस्य कृति।
तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया इस प्रश्न में ही कि पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजलिदेव प्रथम ने कराया था। बनवाया कौन था? तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसके साथ ही जाजलिदेव प्रथम ने द्वार पर क्या लिखवाया? श्रीमद जाजल्यदेवस्य कृतिः। 7वां प्रश्न देखते हैं, रघुजी तृतीय ने किस वर्ष में छत्तीसगढ़ में सती प्रथा पर रोक लगाया था? ऑप्शन डी मैं यहाँ लिख रही हूँ, वहां छुप गया है। ऑप्शन ए है 1830, 1831, 1843 या फिर 1848। रघुजी तृतीय ने, ये कौन से शासक थे? तो ये भोसले शासक थे। रघुजी तृतीय कब आते हैं? जब छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन, जब ब्रिटिश अध्यक्षों का शासन खत्म होता है और पुनः मराठा शासन लागू होता है, तब कौन आता है? रघुजी तृतीय। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा पर रोक कब लगाया था? तो रोक लगाया था उन्होंने 1831 में। सती प्रथा एक कुप्रथा थी समाज की, तो उस पर रोक किसने लगाया? रघुजी तृतीय ने। कब लगाया? 1831 में। एक और ऑप्शन है 1830। इसमें क्या किया था उन्होंने? ठगों का दमन किया था। ठगों का दमन 1830 में, ठीक है। और 1843 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने ताहूत बनाया, 2 ताहूत बनाया था, एक सिरपुर और एक लवन। तो सिरपुर को 1843 में ताहूतदारी बनाया और 1948 में लवन को। हो गया ये लवन 1848, 1843 में सिरपुर, 1830 में ठगों का दमन और 1831 में सती प्रथा का अंत। तो 4 प्रश्न यहाँ से हो गए। एक प्रश्न से हम लोग कितने प्रश्न निकाल लिए? 4 प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्नों को बनाना है ताकि हमारा जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। 8वां प्रश्न है, राजिम किसान मजदूर सभा 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? राजिम किसान मजदूर सभा, नाम से ही पता चल रहा है कि किसान और मजदूरों की सभा होगी। कहाँ हो रही थी? राजिम में। राजिम में प्रतिवर्ष माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है। तो माघी पुन्नी मेला में ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, तो उसी समय क्या किया गया था? इस सभा का आयोजन किया गया था 1920 में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, विष्णुदत्त शुक्ल या फिर माधवराव सप्रे ने? तो अध्यक्षता की थी विष्णुदत्त शुक्ल ने की थी। किसने की थी? विष्णुदत्त शुक्ल ने की थी। लेकिन सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रे ने उनका सहयोग किया था। अध्यक्षता किसने की? विष्णुदत्त शुक्ल ने। सहयोग किसने किया? सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रे जी ने। किसकी अध्यक्षता की बात की जा रही है यहाँ? राजिम किसान मजदूर सभा की। तो बढ़ते हैं आगे। नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, कौवाताल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसमें एक अभिलेख का नाम दे दिया है कौवाताल अभिलेख और शासक के नाम दिए हैं महाशिव तिवरदेव, हर्षगुप्त, महाशिव बालार्जुन और चौथा है ऑप्शन इंद्रबल। ये सभी कौन से शासक है? तो ये सभी पांडुवंशी शासक है। ठीक, छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी लोग भी शासन किए थे, तो ये उन्हीं के शासक है। और उनका कौन सा अभिलेख बोला है? कौवाताल अभिलेख। तो ये संबंधित है इंद्रबल से। किससे संबंधित है? इंद्रबल से। इंद्रबल को छत्तीसगढ़ में पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? इंद्रबल को। और उदयन को क्या माना जाता है? उसका आदि पुरुष माना जाता है। जो इंद्रबल था वो सरभपुरी राजा सुदेवराज का क्या था? सामंत था। और उसको इन्होंने क्या घोषित किया था? सर्वाधिकारी कर्ता। सर्वाधिकारी कर्ता किसको? इंद्रबल को। तो इंद्रबल क्या करता है? सुदेवराज का जो बेटा रहता है प्रवरराज द्वितीय, उसकी हत्या कर देता है और पांडुवंश का नींव रखता है। कौन? इंद्रबल। और उसी से संबंधित क्या है? कौवाताल अभिलेख है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, 10वां प्रश्न। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहूंगी। हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें एक टेस्ट फ्री भी रखा गया है। तो आप जाकर उस टेस्ट को दिलाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको तैयारी कैसे करनी है, वहाँ इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसका PDF भी वहाँ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 10वां प्रश्न है, किस सरभपुरी शासक ने शंख, चक्र और गरुड़, 3 नाम दिए हैं, शंख,
चक्र और गरुड़ अंकित सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो सिक्के में किसका किसका अंकन था? शंख का, चक्र का और गरुड़ का। तो नाम दिया है सरबराज, प्रसन्न मात्र, मन मात्र और दुर्गराज। तो ऐसा सिक्का जारी किया था प्रसन्न मात्र ने। और प्रसन्न मात्र कौन था? तो ये सरबपुरी वंशी शासक था प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने निडिला नदी के किनारे, कौन सी नदी? निडिला नदी, जिसको अभी वर्तमान में लीलागर नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? लीलागर नदी। निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नाम का जगह बसाया था। प्रसन्नपुर, जिसको अभी वर्तमान में हम मल्हार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मल्हार के नाम से। ठीक है, तो ये इसको किसने बसाया था? प्रसन्न मात्र ने। प्रसन्नपुर बसाया, उसकी को अपनी राजधानी भी बनाई। और कैसे सिक्के चलाए? शंख चक्र गरुड़ युक्त। इससे क्या पता चलता है कि वो कौन से धर्म के उपासक थे? तो वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। कौन? प्रसन्न मात्र। 11वां प्रश्न है, तृतीय मजदूर आंदोलन 1937 में कौन मजदूर प्रतिनिधि थे? किसकी बात हो रही है यहाँ? तृतीय मजदूर आंदोलन 1937। जब तृतीय मजदूर आंदोलन की बात करी हो तो पहले भी दो हुए होंगे। तो पहले दो आंदोलन कब हुआ था? एक हुआ था 1920 में। कब हुआ? 1920 में। दूसरा हुआ था 1924 में और तीसरा हुआ अभी 1937 में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 3 मजदूर आंदोलन हुए थे और तीनों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। इसमें बात हुआ है तृतीय मजदूर आंदोलन का मजदूर प्रतिनिधि ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर, रामचंद्र सखाराम रुईकर या फिर शंकर खरे। तो जो मजदूर प्रतिनिधि थे वो थे रामचंद्र सखाराम रुईकर। अगर इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम पूछता तो हम लोग ठाकुर प्यारेलाल सिंह लेते, लेकिन इसमें क्या पूछा है? मजदूर प्रतिनिधि का नाम पूछा है। तो रामचंद्र रुईकर जी क्या थे? मजदूर प्रतिनिधि थे। उस समय क्या हो गया था? वेतन में 10% की कमी कर दी गई थी। तो और 600 से ज्यादा मजदूर क्या हो गए थे? बेकार हो गए थे। लगभग 11 माह तक मिल बंद थी। उसके बाद फिर ये समस्या को सुलझाया गया और मजदूरों को फिर से काम में रखा गया था। किसमें? तृतीय मजदूर आंदोलन में। इनमें 2 नाम और दिया है, शंकरलाल मास्टर और शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। ये दोनों क्या थे? जब प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था तो उसमें सहयोगी थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के। कौन कौन? शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रामचंद्र रुईकर। ओके, आगे बढ़े। बारहवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किनकी अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1923 में। कब किया गया था? 1923 में। अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा क्या किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में उन्हीं की तर्ज पर सेठ गोविंद दास के द्वारा क्या किया गया? स्वराज पार्टी का गठन किया। इनका उद्देश्य क्या था? विधानसभा में भाग लेकर, विधानसभा में पहुंचकर क्या करना? अंग्रेज सरकार के कामों में दखल करना। क्या था इनका उद्देश्य? था स्वराज पार्टी वाले लोगों का। तो छत्तीसगढ़ में कौन बनाया इसको? सेठ गोविंद दास। लेकिन ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्ता और छेदीलाल इसमें क्या थे? ये उसके कार्यकर्ता थे। तो ई राघवेंद्र राव कहाँ से संबंधित थे? तो ये बिलासपुर से थे। कहाँ से थे? ये बिलासपुर से थे। घनश्याम सिंह गुप्ता ये कहाँ से थे? ये दुर्ग से थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया सेठ गोविंद दास। 13वां प्रश्न देखते हैं, कैप्टन सैंडिस के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो ऑप्शन है ताहूदारी प्रथा तथा डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। दूसरा है रतनपुर से राजधानी रायपुर परिवर्तन किया गया था। तीसरा है 1818 ईस्वी में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह किया गया था। चौथा है 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया गया था। तो इसमें ब्रिटिश अध्यक्ष जब आते हैं तो कुछ कुछ काम होता है। तो इसमें कैप्टन सैंडिस के कार्यों को पूछा है। ठीक है, तो कैप्टन सैंडिस ने क्या किया था? इन्होंने ताहूदारी प्रथा और डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की थी।
किसने? कैप्टन सैंडिस ने। तो ऑप्शन ए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। दूसरा दिया है रतनपुर से राजधानी रायपुर। तो रतनपुर से राजधानी रायपुर कौन लेके गया? तो उसको लेकर गए कैप्टन एगेन्यू। ठीक है। और 1818 ईस्वी में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, ये किसके काल में हुआ था? तो ये कैप्टन एडमंड के काल में हुआ था, जो कि क्या थे? पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे छत्तीसगढ़ के, कैप्टन एडमंड। ये किसका था? ये था कैप्टन एगेन्यू का। ये था कैप्टन एगेन्यू का और ये था कैप्टन एडमंड का। और चौथा है 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कौन कर दिया? तो ये काम भी एगेन्यू द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एगेन्यू के द्वारा। और कैप्टन सैंडिस ने क्या किया? ताहूदारी प्रथा और डाकतार व्यवस्था प्रारंभ की। इसके साथ ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। किसने? तो सैंडिस ने। ये सूची मिलान करना है। इधर वंश दे दिया है और इधर उसके शासक। तो नल वंश के शासक कौन थे? तो नल वंश के शासक थे भवदत्त वर्मन थे। सरबपुरी शासक, तो सरबपुरी शासक अभी हमने पढ़ा था प्रसन्न मात्र, जिसने शंख चक्र गरुड़ युक्त सिक्के चलाए थे। किसने? प्रसन्न मात्र ने। तो ये कौन से वंश के शासक थे? तो सरबपुरी वंश के। पांडु वंश, तो पांडु वंश में नाम आता है हर्षगुप्त का। और सोमवंश में नाम आता है महाभव गुप्त का। तो अ का क्या हो गया? अ का हो गया 4, फिर 1 2 3, 4 1 2 3। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप जोड़ी मिलान कर लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है। जरूरी नहीं कि अगर आपको चारों पता हो तभी ये प्रश्न बने, 2 पता होने पर भी अधिकतर प्रश्न जो है वो हल हो जाता है। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस भोसले शासक के शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू हुआ था? कौन सी व्यवस्था? सूबा व्यवस्था। तो ये लागू किया था व्यंकोजी भोसले ने। किसने? व्यंकोजी भोसले ने। सूबा व्यवस्था में क्या होता था? जो मराठा शासक थे वो नागपुर में ही रहते थे और उनका प्रतिनिधि बनकर आता था कौन? सूबेदार। सूबा का प्रमुख कौन? सूबेदार। जो उनका प्रतिनिधि होता था लगान एकत्र करके किसको देता था? मराठा शासकों को देता था। तो ये व्यवस्था किसने चालू की? व्यंकोजी भोसले ने। और बिंबाजी भोसले कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। कौन? बिंबाजी भोसले। और अप्पाजी भोसले कौन थे? छत्तीसगढ़ के अंतिम मतलब मराठा शासक। इसके बाद कौन आ गए थे? ब्रिटिश अध्यक्षक आ गए थे। लेकिन बाद में फिर पुनः मराठा शासन और चालू हुआ था, तब आए थे कौन? रघुजी तृतीय आए थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, वीर नारायण सिंह जी को फांसी कब दी गई? 2 दिसंबर 1857, 5 दिसंबर 1857, या फिर 10 दिसंबर 1857, या फिर 24 अक्टूबर 1856। तो वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया था 10 दिसंबर 1857 को। कब? 10 दिसंबर 1857 को। उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी 24 अक्टूबर 1856 को। उनको संबलपुर से गिरफ्तार करके रायपुर के जेल में डाल दिया था। कब? 24 अक्टूबर 1856 को। लेकिन वो फिर फरार हो जाते हैं। उसके बाद 2 दिसंबर 1857 को वो स्वयं आत्मसमर्पण कर देते हैं। कब? 2 दिसंबर 1857 को। और फिर 5 दिसंबर 1857 को उनको जो डिप्टी कमिश्नर रहते हैं चार्ल्स इलियट, उसके सामने पेश किया जाता है। जब उनको वीर नारायण सिंह को चार्ल्स इलियट के सामने पेश किया जाता है तो उनको वो फांसी की सजा सुना देते हैं। और इनको कहाँ फांसी दिया जाता है? रायपुर के जय स्तंभ चौक में। जय स्तंभ चौक में। ठीक है, तो आप सभी ने जय स्तंभ चौक देखा होगा रायपुर का, वहां ही वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया था। 17वां प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि किन्हें दी गई थी? ऑप्शन डी मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। राय बहादुर की उपाधि की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, नागेंद्र नाथ डे, या फिर काजी शमशेर खां। तो असहयोग आंदोलन जो कि चल रहा था कब? 1920 में। यहाँ बहुत से जो बड़े नेता थे उन्होंने क्या किया था? अपने उपाधियों का त्याग कर दिया था। तो जनता के द्वारा उन्हें बहुत सारी उपाधि दी गई थी।
उन्होंने जो ब्रिटिशों के द्वारा प्रदान उपाधि था उसका त्याग किया, तो जनता के द्वारा क्या किया, उनको उपाधि दिया गया। तो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी नागेंद्र नाथ डे को। किसको? नागेंद्र नाथ डे को। और लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? तो वामन राव लाखे जी को। किसको? लोकप्रिय की उपाधि वामन राव लाखे जी को। और इन वामन राव लाखे और बैरिस्टर कल्याण जी ने क्या किया था? वकालत का त्याग किया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन हुआ कब था? 1920 में। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिलासपुर में विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? भुवन भास्कर सिंह, कालीचरण, त्रेतानाथ तिवारी या फिर रणवीर सिंह शास्त्री। तो बिलासपुर में विशाल जुलूस की बात हो रही है यहाँ, तो इसमें क्या लेंगे? भुवन भास्कर सिंह। भुवन भास्कर सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में बिलासपुर में हुए विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए, बिलासपुर में विशाल सभा का नेतृत्व किसने किया था? किसकी बात कर रही हूँ मैं? सभा का। तो सभा का नेतृत्व किया था किसने? कालीचरण ने। कहाँ? बिलासपुर में। मैं बीएसपी लिख रही हूँ, इसका मतलब है बिलासपुर। तो बिलासपुर में विशाल सभा का नेतृत्व किसने किया था? कालीचरण ने। रणवीर सिंह शास्त्री, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रायपुर विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किया था। रायपुर विद्यार्थी। ये जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है ना, ये उसके विद्यार्थी थे और उन्होंने ही छत्तीसगढ़ विद्यार्थी जुलूस, इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने? रणवीर सिंह शास्त्री ने। और एक नाम है त्रेतानाथ तिवारी। तो त्रेतानाथ तिवारी ने क्या किया था? रायपुर में विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। बिलासपुर में विशाल जुलूस भुवन भास्कर सिंह, रायपुर में विशाल जुलूस त्रेतानाथ तिवारी। और अगर विद्यार्थी जुलूस का नाम लिया जाए तो रणवीर सिंह शास्त्री, और बिलासपुर में विशाल सभा कालीचरण। ये सभी जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ था 1942 में। 1942 में क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। लिंगागिरी विद्रोह 1856 को का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। तो इसका विद्रोह किसने किया था? हिड़मा माझी, धुर्वाराम माड़िया, नागुल दोर्रा या फिर झाड़ा सिरहा। तो लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किया था धुर्वाराम माड़िया ने। किसने किया था? धुर्वाराम माड़िया ने। एक ऊपर में नाम दिया हिड़मा मांझी। तो हिड़मा मांझी ने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा विद्रोह? मेरिया विद्रोह। नागुल दोर्रा, तो इन्होंने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कोई विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोई विद्रोह। और झाड़ा सिरहा, इन्होंने मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? झाड़ा सिरहा ने। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल फिलहाल में किस कॉलेज का नाम झाड़ा सिरहा के नाम पर रखा गया है, ये आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बैक टू बैक वीडियोस इसमें आएंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, अशोककालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो अशोककालीन मूर्तियां छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई। इसका क्या मतलब है कि यहाँ भी जो मौर्य वंश है उसका क्या रहा होगा? दबदबा रहा होगा। तो अशोककालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? जोगीमारा से, ठठारी से, कोटाडोल से या फिर आरंग से? तो ये मूर्तियां प्राप्त हुई है कहाँ से? कोटाडोल से। कोटाडोल कहाँ है? अभी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एमसीबी लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अभी जो नवीन जिला बना है वहाँ है क्या? कोटाडोल। पहले ये कोरियम पड़ता था, अब यहाँ पड़ता है। इसमें नाम दिया है जोगीमारा। जोगीमारा में भी मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जोगीमारा की गुफा में जो नर्तक है देवदत्त और सुतनुका, देवदासी सुतनुका, उसकी क्या होती? प्रणय गाथा का उल्लेख है वहाँ। कहाँ? जोगीमारा में। ठठारी से क्या मिला है? मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। सिक्के कहाँ से मिले हैं? ठठारी से। और आरंग से भी क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के? मौर्यकालीन सिक्के। मूर्तियां कहाँ से मिली है? कोटाडोल से। और जोगीमारा से
देवदत्त और सुतनुका की प्रणय गाथा का उल्लेख। तो ये क्या रहा, अशोककालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कोटाडोल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।